हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं हाफ ईयरली का कौन सा 2021 से 22 का पेपर, कौन सी क्लास का, क्लास 11th का। ठीक है, तो क्लास 11th का जो 2021 से 22 के पेपर में 2021 से 22 में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था वो आज आपके सामने लेके आया हूँ। 2022 से 23 जो था, 2022 से 23 वाला मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। ठीक है, उसकी वीडियो पड़ी है। ठीक है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज जो पेपर है वो 2021 से 22 का है, यूके बोर्ड के हाफ ईयरली का। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये 2025 में जो आपका फाइनल पेपर और 2024 में जो अभी आपका हाफ ईयरली होगा अगले महीने। ठीक है, तो उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका मैं बता रहा हूँ, आपका जो है 40 से 50% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, 40 से 50% मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे अगर आपने इन दोनों पेपर को सॉल्व कर लिया। ज़्यादा ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 2022 और 2023 वाला पेपर जो है वो दोनों अगर आपने पेपर कर लिए तो आपके, मैं बता रहा हूँ, 50% नंबर तक या उससे ज़्यादा भी इन दोनों पेपर से बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है कि यूनिट ऑफ हीट। इस वीडियो में मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बाकी आप इसको जो है इसको नोट कर लेना, इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और अगर आपको इसके वीडियो चाहिए होगी यानी इसका सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो कमेंट कर सकते हो, मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? देखो, आपको पता है हीट की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, अगला पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेट आपका फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा हीट होगा। क्या होगा? हीट। ठीक है, अब जैसे बहुत से बच्चे होंगे वो हिंदी मीडियम वाले होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में भी बता दूंगा इसको। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन सकते हो। स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन। ठीक है, क्या? अवस्था फलन। तो इनमें से कौन सा अवस्था फलन नहीं है आपका? तो ये आपका हीट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज इन विच ऑर्डर। यानी पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मैंडलीफ ने दिया था। आवर्त का नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो वो किसके ऊपर था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक के ऊपर। परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक के ऊपर था ये। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका N2 होता है उसके बीच में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2 बॉन्ड। यानी जब आप N2 बॉन्ड बनाते हो ना, तो N2 बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना इनके बीच में। तो उसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कि, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जब N2 बॉन्ड बनता है? तो आपको पता है कि 3 तो इस N के होंगे यहाँ पे और 3 इस वाले N के होंगे, तो यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनता है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी जो त्रिआबंध बनता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इसका आंसर जो होगा 6 होगा। डबल बॉन्ड में कितने बनेंगे? 4। और सिंगल बॉन्ड में कितने होंगे? 2। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड में होता है और ये सिंगल बॉन्ड में होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 6 होंगे। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। अगला है IUPAC की फुल फॉर्म लिखनी है आपको। किसकी? IUPAC की फुल फॉर्म। देखो, तो ये तो सभी को याद होगी। इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, यूनियन, यू का मतलब होता है यूनियन, फिर आता है ऑफ। ठीक है, क्या आता है? ऑफ। फिर आता है ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेना। अगले वाले में आपको वॉन डेर वाल इक्वेशन लिखनी है। वैसे शायद इस बार ये आपका सिलेबस से कट गया है, मगर आपको इसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसकी इक्वेशन आप याद कर लेना। ठीक है, अगला है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आपको पता है किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। किसने करी थी? चैडविक ने। इसको कैसे याद करते? ईट पर नाच। ठीक है, शॉर्टकट है। इलेक्ट्रॉन की किसने करी? थॉमसन ने करी। प्रोटॉन की किसने करी? रदरफोर्ड है ना। पा मीन्स
प्रोटॉन और रा मीन्स रदरफोर्ड। नाच न्यूट्रॉन की, मतलब ना मीन्स न्यूट्रॉन की किसने करी, चैडविक ने करी, ठीक है, चा मीन्स चैडविक। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी जो पीरियोडिक टेबल होती है ना आपकी आवर्त सारणी, उसमें सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, यानी सबसे क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो आपका फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर छाटना है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर बार। तो इसके अंदर कितने होंगे, 4 नंबर होंगे, और इसके आगे कितने होंगे, 2। तो इसमें 2 होंगे, इसमें 4 होंगे। आगे आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, किसकी मोलालिटी की और मोलारिटी की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो। बाकी इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको, और ये दोनों ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको ज़रूर करना है। ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो इनका। आपसे पूछा है कि एक एटम है, यानी एटॉमिक नंबर है कितना, 17 है ना, किस आपको पता है क्लोरीन का होता है 17, किसका होता है 17, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17, राइट्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आपको, ठीक है। आप बाहु से लिख देना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे निकालते हैं, यानी उसकी स्थिति कैसे निकालते हैं, यानी कौन से आवर्त में होगा, है ना, कौन से वो किस में आवर्त में होगा या कौन से ग्रुप में होगा, ठीक है, यानी कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है वो आपको इसके अंदर करना है। इसके बाद 13 क्वेश्चन में हुंड रूल लिखना है, हुंड का नियम लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, यही अच्छा क्वेश्चन है कि जो पॉजिटिव आयन होता है ना, जैसे मान लो कोई भी पॉजिटिव बन रहा है, वो स्मॉलर देन होता है पेरेंट एलिमेंट, यानी एम से एम प्लस बना, कोई एम से क्या बना, एम प्लस, प्लस कब बनता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है उससे, है ना। तो बोल रहा है कि ये वाला जो होता है ना, ये एम प्लस जो बना है, ये होता है आपका छोटा, इसका साइज होता है छोटा, और जो पहले होता है वो होता है बड़ा। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यानी एक ऑर्बिट जो उसकी इसकी कम हो जाएगी, है ना। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इसका रीज़न लिखना है आपको, ठीक है। अगला है इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, CO और NO2 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NO2 का बनाना है आपको, ठीक है, NO2, ठीक है, NO2 हो या NO2 माइनस होगा, थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है, तो देख लेना इसको। अगला है आप बाहु का प्रिंसिपल लिखना है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है शॉर्ट। अब जैसे कि यहाँ पे है C2H2, क्या है C2H2, इस पे आपको बताना है कि कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। तो कैसे निकालते हैं आपका, तो मैं आपको इसमें एक समझा देता हूँ, ठीक है। देखो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे होता है 1 सिग्मा 2 पाई, बहुत से बच्चों का आते भी होंगे ये, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे होगा 1 सिग्मा और 1 पाई, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे होता है केवल 1 सिग्मा। तो ये आपको याद रखना है, आप इसके बाद इसको ईजिली निकाल लोगे, ठीक है। तो देखना किस तरीके से कर सकते हैं इसको। अगर मैं एक निकाल के दिखाऊं, देखो C2H2 कैसे बनता है, यानी एक H होगा और एक C में एक H और होगा, और इनके बीच में क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें अगर आप देखो तो सिग्मा कहाँ का है, एक तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ पे होगा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है मैंने अभी बताया वहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, यानी यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 सिग्मा हो गए, और पाई कितना हो गया इसके अंदर, 2। इस तरीके से निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना इसको, ठीक है, वरना मैं अगर इसको सॉल्व कराने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करना, मैं इसको पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा दोनों, ठीक है। बाकी है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन से का मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है आपको, किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है आपको इसका। अगला है CH4 और NH4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 NH4 बाय VSEPR थ्योरी, यानी जो VSEPR थ्योरी के अनुसार आपको CH4 और NH4 का क्या स्ट्रक्चर बनाना है, यानी उसकी क्या बनानी है, स्ट्रक्चर यानी आकृति बनानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर करना आप लोग, ठीक है। और ये 20 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखनी है
और उसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो 11th क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ लॉ। लॉ यहाँ पे हैज़ लॉ होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। हैज़ लॉ होगा ये। हैज़ का नियम क्या होता है, ठीक है, हैज़ का नियम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और उसको एक्सप्लेन भी करना है, हैज़ का नियम, ठीक है। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है ये आपको इसके अंदर लिखना है। एंड हाउ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी क्या होती है वो लिखना है आपको। और एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। एटॉमिक साइज मतलब परमाणु का आकार, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि वो बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। तो एक बार देख लेना इसको हिंदी में। तो इन दोनों की आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज़ कैसे, मतलब ये चेंज होता है। जैसे टेबल में आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे यानी बाएं से दाएं जाओगे, तो ये कैसे बढ़ती है कैसे घटती है ना, ये दोनों आपको लिखना है। बाकी ये क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन एटम्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n = 3 और l = 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n = 3, l = 2 और m = +2, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इन क्वांटम नंबर्स के अंदर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 22। ये भी 23 भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता ही आता है। तो K2Cr2O7 में और Na2S4O6 में आपको क्या निकालना है, इसमें तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और उसमें S की निकालनी है, यानी सल्फर की निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, तो ये शायद आपका सिलेबस में कट गया है कि नहीं कट गया, आप इसको देख लेना एक बार, है ना, शायद ये डिलीट हो गया है सिलेबस से। उसके बाद ये आपका व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है उसको लिखना है आपको, ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ली चार्टले प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऊपर वाला थर्मोडायनेमिक्स वाला भी था आपका। ली चार्टले प्रिंसिपल क्या होता है उसको आपको लिखना है। और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर फॉलोइंग रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है दो, इनमें अगर हम टेम्परेचर को यानी तापमान को बदलें, हाँ, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता में कोई परिवर्तन करें, प्रेशर यानी दाब में कोई परिवर्तन करें, टेम्परेचर यानी तापमान में कोई परिवर्तन करें, तो इन अभिक्रियाओं में क्या परिवर्तन आएगा वो आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अगला आता है व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ। कॉमन सम आयन विभव जो होता है शायद, ठीक है, सम आयन, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब सम आयन प्रभाव जो होगा वो क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे, और उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ आपको, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 26 वाला, ठीक है। केपी और केसी में आपको रिलेशन निकालना है, संबंध बताना है आपको, ठीक है। अगला ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी आप देखना कैसे किसको करना है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो बता देना मेरे को। अगला है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर दी अबव रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन जो ये रिएक्शन दी है ना, अभिक्रिया दी है, इसके लिए आपको केसी मतलब कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए वो आपको दिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। केसी की क्या वैल्यू होगी अगर आप इसकी रिवर्स रिएक्शन के लिए, ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर में रिएक्शन होगी, तो इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। बाकी ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये आपका तो फर्स्ट चैप्टर से, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी ये न्यूमेरिकल आ रखा है, तो ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर का है, तो इसको जरूर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला आता है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, रिएक्शन दे रखी है नीचे, और CaCl2 CO2 और H2O बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली 25 ml ऑफ 0.75 HCl। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो इसको भी आप देखना, इसको करना। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके 2021 से 22 के पेपर में, और 22 से 23 वाला मैंने करवा दिया है, 2 पेपर मैंने आपको
जो है अपलोड कर दिए हैं। आप इनको करिए, है ना, इनको बैठ के करिए, सॉल्व करिए इनको। और अगर इससे पहले वाले के पेपर अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो अगर आपने 2-3 साल के पेपर कर दिए तो मैं बता रहा हूँ 50 से 60% पेपर आपका आपका वही आएगा, ठीक है। मतलब इनसे आ ही जाएगा कुछ ना कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो 50 से 60% आपका पेपर बन जाएगा। और अगर आप देखो तो आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ लोगे, ठीक है। तो इनको करिए। बाकी अगर कहीं पे भी दिक्कत होती कमेंट करना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।